अगर आप इस बार कोई 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। 2 पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की जरूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहां पर आपको अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां बाकी है। अभी बच्चे आए तो उन्हीं रैना हो गई है। अभी तिनका है, तूफान आएगा। सैयद फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके अपने दोस्त भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना बुजुर्ग, ऐसा एक गद्दार और नेता बुरहानपुर का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार मोहतरम जनाब नफीस मंशा खान साहब मंच पर तशरीफ फरमा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सैयद मोइन साहब, वकील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी पर्दानशी माँ बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, जोरदार निकलेगा। आए वाले रत्तू गैरों का नहीं है, पठान का है, पठान। बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, अभी टाइम है अपने पास, बहुत बोलना है, जरा आराम से अच्छे से धोएंगे सबको। चुनावी मंच है, जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार को ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मर्तबा बुरहानपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और नफीस साहब को टिकट दिया। तमाम सियासत पार्टियां लड़ रही है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ ये सेक्युलरिज्म का चैंपियन का जो झंडा लेकर घूम रही है कांग्रेस पार्टी वो है, और एक तरफ आपकी अपनी जमात, आपकी अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम ना ही बीजेपी का हिस्सा है, ना ही हम ये जो 28-26 लोगों ने मिलकर एक पार्टी बना ली है, वो क्या है, गठबंधन महाविकास आघाड़ी, हम सारे बेकार करने चले व्यापार, वो ऐसा एक पार्टी बनी है, हम उसका भी हिस्सा नहीं है। 70 बरस हो गए, 75, इतने वर्षों से आप तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपने कीमती वोटों से नवाजते आए। आपने अपना वोट दिया, इख्तियार की कुर्सी पर बिठाया, वोट लेकर इख्तियार की कुर्सी पर तो बैठ गए, मगर किया क्या आपके लिए? यकीन मानिए, अगर कांग्रेस ने अपना वादा निभाया होता, आपके हक की बात की होती, आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया होता, तो हमको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर स्लोगन दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 230 सीटें, 9% मुसलमान है यहाँ पर, 9% मुसलमान, 230 सीट। अगर वाकई में आप बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप कम से कम 20 से 22 मुसलमानों को सीटें दे सकते थे मध्य प्रदेश में। लेकिन आपने सिर्फ 2 जन को टिकट दिया, सिर्फ 2। अरे क्या मध्य प्रदेश
प्रदेश में ऐसे मुसलमान नहीं, पढ़े लिखे नफीस साहब जैसे जाबाज गद्दावर नेता नहीं कि जिसको आप टिकट देकर जिता सको और असेंबली के अंदर भेज सको। मगर जहां पे नियत में ही खोट है वहां पे आप हम क्या करें? खोट नियत में है इनकी, इसने नहीं दिया टिकट। हमने कहा हम देंगे जाकर, हमने दिया। हम सिर्फ 4 जगहों पर लड़ रहे, इंदौर में 2 जगह पे, जबलपुर में 1 जगह पर और यहां से बुरहानपुर में। मगर फिर भी इतनी खलबली मची है, इतनी खलबली मची है, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, फोन पे फोन, अरे नहीं जाना, क्यों जा रहे हैं, वो जीत जाएंगे। है चुप, बहुत हो गया पंकज भाई, इतने बरस से सुन रहे हैं। इनको वोट देंगे बीजेपी जीत जाएगी, इनको वोट देंगे बीजेपी जीत जाएगी। अरे कहां जीत रही है बीजेपी? राहुल गांधी हार गए, हम वहां खड़े थे क्या? बीजेपी जीती ना। सिर्फ आपके सामने आएंगे, आपको डराने की बात करेंगे, उनके सामने बैठ जाना पूरा चिट्ठा लेकर, देख भाई यहाँ नहीं लड़े फिर भी बीजेपी जीती है, तुम में ताकत वाकत नहीं है, हम में ताकत है। हमने तो औरंगाबाद के अंदर 2019 में 4 टर्म का सिटिंग बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसको हरा के ठुकरा के फेंक दिया था। ताकत हम में है। जमा खर्चा नहीं करते, मुफ्त की रुपया नहीं बांटते फालतूगिरी वाली, हकीकत बयान नहीं करते। ये आए आपके बीच में, दोनों को बोलूंगा, बीजेपी भी और कांग्रेस के किसी के बाप से नहीं डरता। वारिस पठान बोलेंगे। कर्नाटका के चुनाव के वक्त यही कांग्रेस की सत्ता थी, यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने आकर कहा कि हम सत्ता में आएंगे, बजरंग दल पे बैंड लगा देंगे। वो बजरंग दल जो आए दिन बेकसूर बेगुनाह मुसलमानों को कभी गाय के नाम पे, कभी JSR नहीं बोलने के नाम पे नरसंहार कर देता है। ये वो लोग हैं जो महासभा लगाते हैं, उसमें गीता का पाठ नहीं पढ़ाते, उसमें बोलते हैं बेटा कलम कागज छोड़, तलवार उठा, मुसलमान का नरसंहार कर। ये वो संगठन है जिसको बैंड करना था तो क्या हुआ? कांग्रेस फट गई, क्यों नहीं किया बैंड? नहीं किया है उसको बैंड। उसके बदली आज और एक स्टेप आगे, हिजाब हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी पहनती है, हम बोलते हैं उसके सर का ताज। हम किसी को फोर्स नहीं करते, अपनी मर्जी से, अपनी मन से पहनती है। माइक में थोड़ा ऐसा बोलना पड़ेगा। मेरे को बोलते तो माइक हटा के बोलता है यार बिंदास। हिजाब हमारी माँ, बहन, बेटी के सर का ताज है, हम पहनते हैं, हमारी मर्जी से पहनती है। और हमने तो यहां तक कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली हमारी बेटी, बहन, माँ इस देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी इंशाअल्लाह। कर्नाटका में एक सर्किलर आया, उसमें लिखा कि अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं पहनना जो सर को ढाक सके। अरे भाई, सर को ढाकने वाला तो हिजाब ही है, मंगलसूत्र अलाउड है, पहनिए ना। हमने तो कभी किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मंगलसूत्र पहनिए, हाथ में कलावा पहनिए, जो पहनना है पहनिए। लेकिन हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ को अगर हिजाब पहनना है तो किसी के बाप में ताकत नहीं है कि हमको रोक सके पहनने। पहनेंगे बिंदास। मगर कर्नाटक में सरकार यही कांग्रेस वालों की, जब ये आपके पास आएगा ना, अभी 1-2 दिन तो बचा है, उसको बोलना बेटा कांग्रेस ने कर्नाटका के अंदर सरकार बनाने के बाद ऐसा क्यों किया, क्यों हमारे हिजाब के पीछे पड़ गए, क्यों बजरंग दल को बैंड नहीं किया। यकीन मानिए आपके दरवाजे तक आने के पहले रास्ते से निकल जाएगा, नहीं आएगा आपके सामने। इनमें ताकत नहीं है, ताकत नहीं है इनमें आपका जवाब देने की सवाल की। अब मजलिस आई है तो एक ही नारा लगा रहे, बस बेटी बेटी बेटी, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अब यहां पर दूसरी जगह बीजेपी है, मोदी जी, चाय वाला यार, मेरे चाय वाला बोलते वारिस भाई मेरा भी अरमान है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। बेटा बिंदास तू भी बन जाएगा एक दिन।
कहां से आ गया पता नहीं, सबको अरमान जगा दिए। 15 लाख के अरमान जगह है, मेरे अकाउंट में नहीं है। आपको मिला क्या? किसी को मिला क्या? आगे मिलने वाला भी नहीं। मैं भी ख्वाब देखना छोड़ दिया आप बीच में। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, मिला क्या? आगे मिलने वाला भी नहीं, बढ़ के बेरोजगारी बढ़ गई है। तो नोट तो सब बंद कर दिया 2000 की भी, शायद 500 के ऊपर भी आ सकते हैं, पता नहीं कौन सी करेंसी चलाएंगे। 9.5 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में है, 9.5 साल से। यकीन मानिए यहां पर बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे, मुझसे बहुत सीनियर लोग होंगे, जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को बहुत नजदीक से देखा होगा। आजादी से लेकर अब तक जितनी देश में नफरत नहीं फैली थी, उतनी नफरत ये 9.5 साल में बीजेपी की सरकार ने पूरे देश में फैलाई थी। इतनी नफरत, और खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ तो ऐसा लगता है कि जैसा एक जंग सी छेड़ दी। हर चीज से नफरत, हमारे पहनने ओढ़ने से नफरत, हमारे खाने पीने से नफरत। और अब तो यह हाल हो गया है कि इलेक्शन में रेवड़ियां भी इस तरह के बांट रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो 10 लोगों को फ्री में रामलला के दर्शन करा देंगे। एक बोल रहा है कांग्रेसी, अगर हम जीत गए तो हम चांदी की ईंटें भेजेंगे। 90% मुसलमानों के वोट चाहिए। हमारी मस्जिद के बारे में कभी सोचा है क्या? हमारी मस्जिद में भी चूना लगवा देते भाई। इतना भी नहीं है इनके पास। नहीं, हमारा तो वोट क्या है, इनके बाप की जागीर है। इनको ऐसा लगता है बुरहानपुर की आवाम कहां जाएगी, हमको तो वोट देगी ही। मगर समझ लो, सोच लो, देख लो, ये सरों के समंदर को जो आज यहां जमा हुआ है, ये मजलिस की सभा है। और बुरहानपुर की आवाम ने आज फैसला कर लिया है कि हम मजलिस के साथ जाएंगे, जिसका सबूत ये सरों का समंदर आज यहां पर जो खड़ा हुआ है। फैसला हो चुका है, बुरहानपुर की आवाम ने कर लिया है कि इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख के दिन हम उतर के आएंगे, अपने अपने घरों से हमारे बुजुर्गों को, माँ बहन बेटी सबको लेकर आएंगे और दबाएंगे बटन, पतंग के निशान पर दौड़ लगाएंगे और पूरी आसमान में बुरहानपुर में सिर्फ पतंग पतंग पतंग। बीजेपी ने यह कर दिया पूरी तरह। आपके पास आएंगे, मैडम तो आएंगे ना। मैडम ने तो, मैंने सुना कि कागज पे लिख दिया शुगर फैक्ट्री, हुआ कुछ नहीं है। शुगर बुगर कुछ नहीं मिलने वाला, फैक्ट्री कुछ नहीं आने वाली है, सिर्फ कागज जमा खर्चा है इनका और कुछ नहीं है। मगर मजलिस जो बोलती है करेगी। अगर हमने बोल दिया कि नफीस साहब जैसा बहादुर इंसान जीत कर जाएगा ऐवान असेंबली में, आपकी आवाज बनेगा, तो यकीन मानिए आपकी आवाज बनेगा और सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करेगा और आपके हक और इंसाफ के लिए लड़ता रहेगा लास्ट तक। ऐसा बहादुर सिपाही है ये। और ये बहादुरी है कि आज एक पार्षद कांग्रेस के हमीद भाई डायमंड है ना यहाँ पे, मुझे बताया कि हमीद भाई डायमंड वो शख्स था जिन्होंने कहा था इनकी पूरी टीम ने कि अगर कांग्रेस मुसलमान को टिकट नहीं देगी तो पूरे के पूरे उतर जाएंगे, इंडिपेंडेंट खड़ा करेंगे या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे। ये होती है हिम्मत, ये होता है दिलदारी। जब बात हक की आ गई तो 10 कुर्सियों को लात मारने के लिए तैयार है ये बुरहानपुर की आवाम और यहाँ के पार्षद। लात मार दो ऐसी कुर्सियों को। आप बीजेपी की सरकार में आप तमाम देख रहे हो क्या हो रहा है। एक तरफ से हम पे हर दिन जुल्म ढाया जा रहा है, अगर इसको खत्म करना है तो आपके पास एक आवाज, एक जमात है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कमलनाथ ने कहा कि हमको राजीव गांधी को नहीं भूलना चाहिए, बाबरी पे बिल्कुल बेशक हम नहीं भूले, ना कभी भूलेंगे, क्योंकि 6 दिसंबर का दिन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में संविधान के अंदर काला दिन था डेमोक्रेसी के ऊपर, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। और शहीद करने में ताला खोला था कांग्रेसियों ने, राजीव गांधी ने ताला खोला था हमारी बाबरी मस्जिद शहीद। रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई। नहीं भूले हम कमलनाथ जी, आपकी बात बिल्कुल याद है। और बुरहानपुर की आवाम आपको जवाब देगी, अपने वोट के जरिए से जवाब देगी, अपने बैलेट के जरिए से आपको जवाब देगी।
वोट चाहिए आपके 90%, करना कुछ नहीं है आपके लिए। इसीलिए 70 बरस इख्तियार की कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। हम तो नहीं दे सकता, मैं क्यों सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है। मैं नहीं बोलता, वारिस पठान नहीं बोलता, कमेटी के रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी, महमूद उर रहमान कमेटी, मिश्रा कमेटी जो दर्शाता है कि देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है इनकी वजह से। ये कभी आपको आगे नहीं आने देंगे, कभी आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे। और हमेशा देखा यह गया है कि जिस समाज का, जिस कम्युनिटी का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता वो पीछे रह जाती है, क्योंकि आपकी आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं होता ऐवान असेंबली में, ऐवान परदिया के अंदर। आज लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐसी आवाज हो, हक के लिए बात हो। यहां पर मुझे पता चला पावर लूम का बहुत प्रॉब्लम है। पावर लूम का प्रॉब्लम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा से मीटर आता है, बहुत ज्यादा बिजली आती है। यकीन मानिए हमारा मैनिफेस्टो हम लेके नहीं घूमते, इनकी तरह रेवड़ियां नहीं बांटते, मगर जुबान तो चेके गए और वो भी पठानी जुबान। खान साहब भी पठान है, बोले जब पठान तो अच्छे अच्छे के दिमाग हिल जाए, समझ लो। अगर हमारे इख्तियार जीते इंशाअल्लाह ताला बुरहानपुर से, हम पावर लूम के अंदर जो बिजली का बिल है उसको 50% कम कर देंगे इंशाअल्लाह। बाकी डेवलपमेंट विकास का काम तो करते रहेंगे, लेकिन आपकी हक की लड़ाई आज देश का मुसलमान देख रहा है हमारी तरफ कि हमारे पास भी कोई नेता चाहिए। हमारा कोई नहीं। यादवों का नेता है, दलितों का नेता है, सरदारों के पास नेता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बुरहानपुर के मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, क्या आपके पास अपना कोई नेता है? नहीं है आपके पास नेता। यह वजह है कि आज हम पे जुल्म ढाया जाता है। बाबरी पे हो जाए तो असद ओवैसी बोलते हैं, दादरी में मॉब लिंचिंग हो जाए तो आवाज उठाते ओवैसी, हमारी शरत में मुदाखिलत हो जाए तो आवाज उठाते ओवैसी। बाबरी पे ओवैसी, दादरी पे ओवैसी, शरीयत पे ओवैसी, फिलिस्तीन पे ओवैसी, हर जगह ओवैसी। तो आपके वोट का असली अधिकार भी ओवैसी का हुआ ना, आपके वोटों का हकदार भी तो ओवैसी हुआ ना। तो क्यों नहीं ओवैसी की टीम के लोगों को जिताकर हमको असेंबली में भेजना? आज फिलिस्तीन का इतना मसला चल रहा है, कौन बोल रहा है? यकीन मानिए मुझे हर टीवी की डिबेट में पूछा जाता है, हर शोबे पे पूछा जाता है, क्यों बोल रहे हो वारिस भाई आप? तो सुन लो, मैं नहीं, मेरी बुरहानपुर की अवाम भी यही बोलेगी कि मेरा फिलिस्तीन से इंसानियत का भी नाता है, मेरा फिलिस्तीन से आस्था का भी नाता है, मेरा बैतुल मुकद्दस है वहां पर, मेरा किबला अव्वल है वहां पर। इंसानियत, बैतुल मुकद्दस, किबला अव्वल सबसे मेरा नाता है। तुम्हारा इस्राइल से क्या नाता है? जब 3 महीना 13 में खड़े हो गए, स्टैंड विद इस्राइल, स्टैंड विद इस्राइल, इस्राइल के साथ खड़े हो के पैर दुख गए हो, घुटने थक गए हो, उंगलियां दर्द हो गई हो ना, तो थोड़ा जाके मणिपुर की तरफ भी खड़े रहो। हमारे देश का हिस्सा है, वहां वीजा भी नहीं लगेगा, ट्रेन में जा सकते हैं, जाओ वहां पर। मगर नहीं, इनको इस्राइल से कोई मोहब्बत नहीं है, इनको मुसलमानों से नफरत है, इस वजह से इस्राइल के साथ खड़े हुए। हिटलर ने जब यहूदियों के ऊपर जुल्म किया था उस वक्त भी ये आरएसएस हिटलर के साथ खड़ा था, और इजराइल जब आप फिलिस्तीन के अंदर मासूम मजलूम गुनहगार बेगुनहगार बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहा है, तब भी ये जाके इस्राइल के साथ खड़े वो। और ये आपके बीच में आए जीतने के लिए, नहीं जीतने नहीं देना, एक हो जाओ। मुझे यकीन है अगर बुरहानपुर की आवाम इस वक्त एक हो गई, मुत्तहिद हो गई, इतिहाद पैदा कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला नफीस साहब को असेंबली में जाने से कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। आपको एक होना होगा। वारिस पठान एक दीवाना है, मुंबई से आया, आपको बोल के चला गया, कल मुझे बोलेंगे भड़काऊ भाषण देके गया। नहीं, मैं बुरहानपुर की आवाम के साथ बात करने आया हूं। जितना अधिकार बुरहानपुर की आवाम का वारिस पठान पर है, उतना ही अधिकार वारिस पठान का बुरहानपुर की आवाम पर भी है, क्योंकि मैं तो आपका कलमा दुआ को भाई भी हूं। भाई मेरा आपका ये भी रिश्ता है ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इनसे तो वो रिश्ता नहीं है ना इनसे भी वो रिश्ता नहीं है ना, तो मेरा अधिकार है आप
मैं अपने हक से आपसे दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि खुदारा प्लीज 17 तारीख के दिन आप आइए, अपने अपने घरों से उतर के आइए। मैंने जो कुछ चंद बातें आपके सामने रखी उस पर गौर फरमाइए, मौका सोचिए, किस दिशा में देश जा रहा है, हमको क्या जरूरत है, किसको जिताना है। मुझे यकीन है अगर आपके दिल के अंदर ये सारी बातें आ गई तो हर इंसान बुरहानपुर का जाकर 17 तारीख को पतंग के पटन पे लगाएगा दबा के और जिताएगा। रफीक साहब जिताएंगे ना भाई? अरे यार इस बच्चे की बात तो रख लोगे ना। आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, बुरहानपुर स्टैंड विद फिलिस्तीन। अब टाइम होने आ गया, बोल रहे हैं लोग, थोड़ा नारा लगाएंगे, बाकी है ना? अरे बाकी है, बैठो। अरे वो यार तो फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन की फील्ड में काम करना है हमको, आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है हमको। यह मजलिस एक मंशा ये लेकर आई गई जो अपने हैदराबाद के अंदर किया है। जिस तरह से हमारे पास 10 से 12 स्कूल है हैदराबाद में, अकबर भाई चलाते हैं, जिसमें काफी जगहों के ऊपर एजुकेशन फ्री, वो हम यहाँ पर देना चाहते हैं। हमारा अरमान है कि हम यहाँ पर अच्छे अस्पताल खोलें जिसके अंदर आपको एजुकेशन फ्री मिले। बेस्ट हॉस्पिटल जो हैदराबाद में, वो हमारा अरमान है कि बुरहानपुर में खोलेंगे। और आपके ताउन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे रुक जाओ, अभी तो ऐसा बोलना है कि पूरा दिल्ली हिलेगा, पूरा भोपाल हिलाना है, अरे गांधी परिवार हिलाना है, मोदी को हिलाना है, तो आवाज निकलेगा ना, नारे लगाएंगे ना, तो लगाओ फिर मेरे साथ। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, नारे तकबीर, जिंदाबाद बुरहानपुर की मेरी आवाम जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह 11 बजे खुसूसी तौर पर वक्त का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। और आप लोगों को एक खुशखबरी देना है, अवैसी साहब के लिए कोशिश जारी है, इंशाअल्लाह कल आने की पूरी गुंजाइश है। बहुत बहुत शुक्रिया।
हां, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क। बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर हातिम परदेशी। हमारा पता रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड, पदम नगर थाने के सामने, रिलायंस मॉल के पीछे, मुफद्दल पार्क, खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268।